नमस्कार। फिर एक बार ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सूरज लुकापुर, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य विद्यालय बेलगावी की ओर से। तो छात्रों, आज इस चौथे सत्र में आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हुए सूखी डाली एकांकी के तीसरे दृश्य के ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों, यहाँ तक की कहानी में हमें एक विषय पता चलता है कि किस प्रकार घर की औरतों में तालमेल न होने से और आपसी वैचारिक मतभेद होने से झगड़े बढ़कर तिल के ताड़ जैसे बन जाते हैं। तो जैसे पहले दृश्य में परिवार का वर्णन हमने देखा, दूसरे दृश्य में इंदु और बेला के झगड़े के कारण किस प्रकार वातावरण कलुषित हो रहा था वो हमने देखा। बेला और परेश के बीच में पुरानी वस्तुओं को लेकर या फिर पुरानी सोच को लेकर जो मनमुटाव चल रहा था वो हमने देखा। फिर करमचंद का दादाजी से ये कहना कि परेश शायद बहू के कारण घर छोड़कर जा सकता है, दादाजी को चिंता में डाल देता है। दादाजी सभी घर के सदस्यों को बुलाकर बेला के प्रति कैसे व्यवहार में सुधार लाना है इस पर बताते हैं। तो तीसरे दृश्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे की कहानी इस प्रकार है। तीसरा दृश्य शुरू होता है, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं जैसे पहले थी। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। लगता है कि उस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही थी। धूप लेना अर्थात बाहर बरामदे में बैठकर अपने आप को सेंकना। किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार मन में आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। तो ये दृश्यांकन है। तो इसी के साथ बेला की मनस्थिति को लेकर बेला का ये भाव प्रस्तुत होता है। बेला अपने आप से कहती है मन ही मन, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं पाती। आज कुछ हैं तो कल कुछ और, पल में तोला तो पल में माशा, इनका तो कुछ भी पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है और अपने आप से कहती है, गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। फिर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती और पुस्तक खोल लेती है और कुछ पढ़ने की कोशिश कर ही रही है कि उतने में अंदर गैलरी से उसकी सास, छोटी भाभी दोनों साथ साथ आती हैं। छोटी भाभी आते ही कहती है, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं लगता, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा न माने, पर अच्छा किया तुमने वह सब उठाकर फेंक दिए। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। सुरेश परेश का छोटा भाई है जो फिलहाल घर पे नहीं रहता, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती। बेला, आप बैठिए माँ जी, खड़ी क्यों हैं, खड़े खड़े बात करना अच्छा नहीं लगता। तभी छोटी भाभी कहती है, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही इधर से गुजर रही थी, तुम्हें बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है उसका घी बनाना है, बीसों दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी कि तुमने मेरी बात का अगर बुरा न माना हो
तो वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी थी। नौकरानी समझदार है, विश्वसनीय है और आज्ञाकारी भी, किंतु जो काम उसने कभी न किया हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है, तुम ही सोचो। इस पर बेला उठते हुए कहती है, आप बैठिए तो सही, बातें होती रहेंगी। तभी छोटी भाभी कहती है, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए, बैठो 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 बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूँगी। मैं तो केवल तुमसे उसी की सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे ही बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। इस पर बेला अपनी सास छोटी भाभी को, नहीं नहीं, आप ऐसे ही बातों को बुरा लेकर बैठ गई, आप पहले बैठिए, बातें करते हैं। तभी छोटी भाभी कहती है, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। यों तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। यहाँ पर सास अपनी बहू को दूसरा प्रबंध अर्थात दूसरी काम वाली को तुम्हारे लिए नियुक्त करने के बारे में सोचेंगे, इसका वो अंदेशा दे देती है। उतने में बेला की सास छोटी भाभी आगे चलने को उद्यत है। तभी बेला उनका हाथ पकड़कर, आप बैठिए तो सही, कहती है। उतने में छोटी भाभी बेला की बात काटकर, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार में तुम्हारा समय नष्ट न करूँगी, कहते हुए चली जाती। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सी सांस लेती हुई अपने आप से सोचते हुए बात करती, इन लोगों की तो कुछ भी तो समझ में नहीं आती। मैं माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका तो कुछ भी पता नहीं चलता। फिर पढ़ने की कोशिश करती है। उतने में मंजली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं, ज़रा हंसते हुए पूछती है और कहती है, बुढ़िया है तो सयानी भी, कुछ भी सिखा दो सीख लेगी। बड़ी बहू आती है। फिर वो कहती है, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब करें क्या, हम तो अनपढ़ ठहरे। तभी बेला कहती है, आइए आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए, बैठकर बात करते हैं। तभी मंजली भाभी कहती है, खड़े खड़े हैं, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, तुम उसकी चिंता न करो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानतदार जो होते हैं और विश्वसनीय भी। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही हमारे पास काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। उतने में बड़ी बहू बोल उठती है बेला से, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती, उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। तभी बेला अन्य मनस्क अर्थात घर की इन पराई स्त्रियां, बेला के मुताबिक, या फिर घर की अन्य स्त्रियां जो हैं, उनका ये बदला हुआ व्यवहार बेला से अचानक सहन नहीं हो रहा। उतने में अन्य मनस्क सी होकर बेला कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़ते हुए कहती है, पर आप लोग खड़ी क्यों हों, बैठो तो सही। तभी मंजली भाभी बीच में कहती है, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगे। हर्ज करना अर्थात समय व्यर्थ करना। फिर बेला कहती है, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता, आप आइए तो। बड़ी बहू कहती है, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। तो छात्रों, यहाँ पर आप इतने समय से देख रहे हो, घर की स्त्रियों के व्यवहार में और बातों में जो बदलाव आया है, उसमें कहीं न कहीं दादाजी द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पूरा पूरा पालन होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़कर बेला कहती है रुआं सी आवाज़ में, मतलब इन बड़ी औरतों का, घर की बड़ी स्त्रियों का बदला हुआ व्यवहार बेला के लिए
अचकचाहट महसूस कर रहा है, उसे दुख भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है, तो वो कहती है, आप मुझे यूं कांटों से क्यों घसीटती हैं, आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं। उठ खड़ी होती है अपने कमरे में जाने के लिए। तभी बड़ी बहू कहती है, बैठिए बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला कहती है, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। उतने में मंजली भाभी जैसे अपने आप से कहती है, परायों का सा। बाहर से मंजली बहू के कह कह की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो रजवा की बहू है। इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है और इंदु का वाक्य शुरू होता है घर में प्रवेश करते ही, सच। तो छात्रों, यहाँ पर मैं बता दूँ, आगे एक पड़ोस के घर की झगड़े की कहानी है जो मंजली बहू अभी अभी देख कर आई है। उसके लिए ये एक प्रकार से मनोरंजन का विषय है। दूसरे के घर का झगड़ा मंजली बहू के लिए मनोरंजन का विषय है। घर के दूसरे सदस्यों को उसके बारे में पता नहीं, तो अब मंजली बहू लगातार घर की बाकी स्त्रियों को बुला बुला कर उस विषय के बारे में चर्चा करे और हंसती हुई नज़र आएगी। इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कोई विवरण लेंगे नहीं। मंजली बहू हंसी रोकते हुए, तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दो आँखों से देखा। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। बड़ी बहू पूछती है, भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने, और सच बताना। तभी मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी एक ओर इंदु है, दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठ जाती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी पूछती है, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने? मंजली बहू कहती है, मैं कहती हूँ ना कि मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। ताका किए मुटर मुटर अर्थात देखते रह गए, कुछ करते न बना उनसे। बड़ी बहू पूछी, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। मंजली बहू कहती है, रसोई की। और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे, राज मजदूर आकर छत डाल कर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया ही था कि आ गई उधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर यह बता दिया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डलवा ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या, बस ताका किए मुटर मुटर। मंजली भाभी को छोड़कर सभी हंसती हैं। मंजली भाभी थोड़े से चकित स्वर में पूछती है, पर बंसीलाल का लड़का वो कहाँ था? मंजली बहू इस पर कहती है, कहाँ होगा, गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा है। घर उजड़ रहा है और बेटे को कोई फर्क नहीं। इंदु बोली, खम ठोक रहा है? तो छात्रों, खम ठोकना यह एक उक्ति है। जैसे तंबाकू मलते हैं ना हथेलियों पे, उसको यूपी बिहार प्रदेशों में खम ठोकना कहते हैं। तो मंजली बहू कहती है हंसते हुए, सच खम ठोक रहा है और हवा ही में ललकार कर कह रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा वह कर दूंगा। और इधर मालवी कमर कस कर खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर, छत के साथ साथ उसे भी उखाड़ दूंगी। सब हंसती हैं। इंदु उंगली पर होठ रखते हुए, श, भाभी आ रही है। सबकी हंसी एकदम बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुए बरामदे में प्रवेश करती है। बेला आते ही, क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गई? जरा हंसकर कहती है, किसी बात पर कह लगाए जा रहे हैं, मुझे भी बताना। मंजली भाभी कहती है कुर्सी से उठते हुए, यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला कहती है, नहीं नहीं आप बड़ी हैं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाऊंगी।
मंझली बहू जल्दी से उठकर, आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं और कहती हैं, आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चली जाती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत भारी स्वर में, मतलब दुख भी था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि घर की स्त्रियां उसका अनादर कर रही हैं। फिर वो कहती है, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आप लोगों की हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। आप लोग हंसिए, ठहाके मारिए। चुपचाप आहते के दरवाजे से निकल जाती है। मंझली बहू बेला के जाने के बाद, मैं कहती थी ना कि इस और न आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। तभी इंदु कहती है, अब एक ही जगह बची थी बैठने को और इसकी वजह से वहाँ पे भी ना बैठे। तभी मंझली बहू कहती है, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने में लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ, दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे कहीं फिर से न डांट दें। उन्होंने तो कहा भी है कि कभी अगर मुझे शिकायत मिली तो मैं घर से रिश्ता तोड़ लूँगा। इंदु इस पर क्लांत से, किंतु एक जगह थी पर्दे वाली जगह, अर्थात पढ़ाई के लिए जो एक विस्तार से एक अलग सा कमरा बना होता है, उसको पर्दे वाली जगह कहते हैं। आधुनिक भाषा में या फिर आधुनिक प्रकार के लाइफ स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो उसको रीडिंग रूम भी कहा जाता है। तो उसकी बात इंदु वहाँ पे चर्चा करती है। तुरंत मंझली बहू कहती, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। और हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ, चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं। मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती। मंझली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो, हम तो बहू गोदाम जा रही थी, चलो गेहूँ छटवा लें। छोटी बहन तो कब की गई हुई है, और फिर तो अगर सूर्य अस्त हो जाएगा तो दिन और महरियाँ दोनों चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंझली की बातों में आकर, चलो चलो, इसका कोई सही नहीं है। मंझली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, वहाँ चलकर बैठें और बात करें। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। मंझली बहू अकेली सी पड़ जाती है और अपने आप से कहती है, यह छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। पारो चली जाती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखती है तो मंझली बहू भागकर उसके पास जाती है और उसे पकड़कर कहती है, बड़ी भाभी सुनी, तुमने मालवी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। और कहा लगाती है, हंसना शुरू करती है। बड़ी भाभी, मालवी ने छत खोद डाली? जैसे ही प्रश्न पूछा, मंझली बहू ने बड़ी भाभी को पकड़ा और बोली, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। और फिर से वही कहानी शुरू करती है। तभी बड़ी भाभी कहती है, पर मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कहकर फिर से मजाक उड़ाती। उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती। बेला बाहर की ओर जो गई थी, बाहर बैठ के सोच रही है, अपने आप से बात कर रही है, लेकिन वो बड़ी दुखी है। आर्द्र कंठ से, दुख भरे स्वर में, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। तो छात्रों, बेला जो बाहर गई थी, शायद बेला का पति परेश घर आया हुआ है, तो बेला ने उसे बाहर ही रोक रखा है और घर की स्त्रियों के व्यवहार में आए हुए बदलाव को लेकर उससे फिर शिकायत कर रही है। रोते हुए मायके भिजवाने की बात कर रही है। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। बेला, मैं जानती हूँ, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंझली भाभी
और माँ जी तक मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता। सब मुझसे ऐसा डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पे ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश कहता, पर इसमें इतनी बुरी मानने वाली बात है क्या? बेला कहती, और कोई मुझसे काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं, सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। तो छात्रों, यहाँ पे आप बेला की बातों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मनुष्य का मन कितना सूक्ष्म होता है। मनुष्य के मन को आदर, सत्कार, मान, सम्मान, प्रेम एक तरफ, तो डांट, फटकार, धुतकार ये चीज़ें एक तरफ, लेकिन चीज़ कोई भी हो वो उसे नपी हुई, तुली हुई ही चाहिए। कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में उससे मिले, सम्मान हो, सत्कार हो, डांट हो या फटकार हो, वो आसानी से सहन नहीं कर सकता। जैसे बेला की मानसिक दशा देखिए, पहले उसकी कोई नहीं सुनता, पहले उसका कोई आदर नहीं करता था, उसकी पढ़ाई में सब बाधा डालते थे, वो भी उसे पसंद नहीं था, उसके बारे में भी परेश से शिकायत करती है। अब सब दादाजी के कहने के बाद उसको पढ़ने लिखने का मौका दे रहे हैं, उसका काम बांट रहे हैं, उसको आदर सत्कार दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दे रहे हैं, उससे वो भी सहन नहीं हो रहा। फिर बेला बोली, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती, सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश कहता, मैं नहीं समझता तुम चाहती क्या हो। तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में निकल जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी पर बैठ जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, और अपने आप से बात करती, न जाने मैं क्या चाहती हूँ। सिसकने लगती है, रोने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि यह सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। और बाहों में अपना मुंह छिपाकर रोना शुरू करती। तभी इंदु आती है, रोती हुई बेला को देखकर। भाभी जी। बेला चुप बैठी है, हिलती डुलती नहीं। इंदु फिर बेला को हिलाकर पूछती है, भाभी जी आप ठीक तो हैं? बेला मुंह ऊपर उठाती। इंदु बेला की आंखों में आंसू देखकर, हैं भाभी जी आप तो रो रही हैं। बेला कहती है आंखें पोंछते हुए, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे ये नाम के साथ जी जी लगाकर न बुलाया करो। तो छात्रों, यहाँ पर उम्र में इंदु बेला से थोड़ी बड़ी है, इसलिए बेला इंदु से कहती है कि आप मुझे छोटा ही रहने दो, इतना सम्मान न दो। इंदु, लो भला, यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। तो छात्रों, जैसे कि हमने अभी कहा कि इंदु बेला से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे इंदु कहती है बेला को कि आप हमसे बड़ी हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे हो सकता है कि इंदु से बड़ा परेश है और परेश की बीवी बेला है, तो इस ओहदे से वो भाभी हुई और भाभी बड़ी होती है। तो बेला कहती है, पहले तो तू मुझे यूँ जी जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु कहती है, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बातों बातों में इंदु के मुंह से दादाजी वाली बात निकल गई। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था, इंदु की बात को पकड़ लिया। बात खुल ही गई है तो राज कैसे रहने दे, इंदु सविस्तार बताती।
उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला पूछती है, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की थी। इंदु कहती है, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले मकान में जाना चाहती हैं। बेला, ओह यह बात है। इस संदर्भ पे पहुँचते बेला को उसके साथ परिवार के सदस्यों का व्यवहार क्यों बदला है पूरा पूरा समझ में आ गया। फिर इंदु बोली, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं भाभी, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो जाए, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने हमें समझाया भी है, और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम सब आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने ही जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। बेला चुपचाप सोचती हुई, इंदु, भाभी जी कहाँ खो गई? बेला, जैसे मन ही मन उसने कुछ ठान लिया हो, निश्चय कर लिया हो, कहती, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी, चल। इंदु, दादाजी नाराज होंगे तो? बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी, तुम चिंता न करो। इंदु, भाभी जी फिर भी सोच लीजिए। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार भरे स्वर के साथ गले मिलते हुए कहती है, भाभी। बेला इंदु के साथ, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है, दादाजी आएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी कपड़ों की। इंदु, पर आपके कपड़े? तो दोनों साथ साथ कपड़े धोने के लिए गुसल खाने में निकल जाती हैं, और बाहर गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दादाजी मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं, और दादाजी का ये कहना, हाँ बेटा मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे, इससे ये पता चलता है कि शायद मल्लू जी हट कर रहे थे दादाजी से कि हमें खिलौने चाहिए, मेला घूमना है। दादाजी सहसा बाहर के दरवाजे के पास आकर ठिठक जाते हैं। जो दृश्य वो देखते हैं आश्चर्य से, हैं छोटी बहू कपड़े धो रही है? इंदु बाहर से ही, मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादाजी, छोटी बहू इधर आओ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। दादाजी, बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर परिवार की मदद करो। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही खड़ी हुई थी, मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी, दोबारा कहती है। दादाजी को इंदु का यूं बीच में बोलना फिर पसंद नहीं आता। दादाजी इंदु के स्वर का अनादर पहचानते हुए कहते हैं, इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से बात करो, ये भाभी भाभी क्या कर रखा है, तुमसे बड़ी है। तभी बेला दादाजी की बात बीच में काटते हुए, भावावेश के कारण रुंधे हुए कंठ से, मतलब वो आवेश में है, उसे दादाजी से बात करनी भी है, लेकिन परिवार के लोग दादाजी की बात सुनकर इस प्रकार व्यवहार में बदलाव लाकर बेला के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, वो भी वो दादाजी से पूछना चाहती है। लेकिन पूछे तो कैसे पूछे, सीधे तो नहीं पूछ सकती, क्योंकि उम्र में छोटी है, घर की छोटी बहू है, दादाजी घर के मुखिया हैं। फिर भी बेला धैर्य इकट्ठा करके कहती, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है, दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, और यहीं पर पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य और एकांकी दोनों यहीं पर समाप्त होते हैं। तो छात्रों, देखने की बात यह है कि यहाँ पर इस एकांकी में
अंत में एक सवाल बचा। सवाल था दादाजी से बेला का, अर्थात नई सोच का पुरानी सोच से, नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी से। सवाल ये था, क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? अर्थात भाव तथा विचार, इनके संघर्ष में कहीं न कहीं आज और पुरानी पीढ़ी के लोगों में टकराहट का माहौल बना ही रहता है। हमारे बड़े जो सही कहते हैं, शायद इस समय हमें वो सही न लगे, लेकिन उनके अनुभव जन्य जो विचार होते हैं वो कालक्रमिक होते हैं, तत्कालीन होते हैं, जो समय के साथ परिवर्तन में आकर भी सही सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर लेखक उद्देश्य कथन में कहते हैं कि संक्रांति काल की अस्त व्यस्तता में व्यक्ति वैचित्र की यथार्थ झांकी देखनी है हमें। तो संक्रांति काल अर्थात संक्रांति शब्द का अर्थ होता है कि नवनिर्माण, नवीनता, नूतनता, बदलाव, बढ़ोतरी, आगे बढ़ना, इसको हम संक्रांति कहते हैं। तो आज का जो समय है ये संक्रांति काल है। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। तो इस उधेड़ बुन में, इस तेज़ी में, इस रफ्तार में व्यक्ति मन एवं जीवन में कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त ही रहता है, या तो व्यस्त होता है या फिर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जिससे व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के भावनाएं और व्यक्ति के व्यवहार में वैचित्र्य उपस्थित हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए व्यक्ति एक सम्मिलित कुटुंब में किस प्रकार रह सकेगा। कई बार होता है कि बड़ों को छोटों का भी सम्मान करना पड़ता है, तभी परिवार इकट्ठा एकत्र होकर रह सकता है। हमेशा बड़े ही सही हों, सही नहीं होता, छोटे भी कई बार सही हो सकते हैं। तो बड़ों का बड़प्पन इसी में है। जैसे दादाजी कहते हैं, बड़ा कोई उम्र से नहीं होता, बड़ा व्यक्ति बुद्धि से और योग्यता से होता है। तो बुद्धि और योग्यता किसी में भी हो सकती है, अपने से छोटे में भी हो सकती है। तो व्यक्ति को ये समझना आवश्यक है, पारिवारिक हित की रक्षा के लिए कई बार स्वार्थ एवं स्वहित को त्यागना पड़ता है। यही इस कहानी का सारांश है। तो छात्रों, यहाँ पर आकर सूखी डाली एकांकी समाप्त होती है। आशा है इन 4 सत्रों में आपने जो भी सुना उसका सारांश आपको समझ में आ गया हो, और आप प्रश्नोत्तरों की चर्चा करना चाहें तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे हम उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।